क्या कभी सड़क पर 5 का नोट मिलने के बाद आपको लगा है कि आपका लकी दिन है? मेरे साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन अगर आपको 500 का नोट मिल जाए तो क्या आप तभी उसे उठा लेंगे या 5 लाख के बारे में क्या कहेंगे? तो भले ही आपको यकीन हो ना हो, पर अभी हाल ही में एक पूरे के पूरे देश के सामने ऐसा ही सवाल खड़ा था और उनमें से किसी ने भी एक नोट भी नहीं उठाया। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो अपना खुद का पैसा भी सड़क पर फेंक दिया, वो भी इतने गरीब होने के बावजूद कि वो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से खरीद पाते थे। हाँ, क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ, समझ पाना मुश्किल है पर पूरी बात सच है। तो आखिर कोई इतने सारे पैसों को उठा क्यों नहीं रहा और ये पैसे सड़क पर कैसे पहुंचे, जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक देखें। पहले मैं भी यही मानता था कि सड़क पर गिरी हुई कोई भी चीज पाने वाले की होती है, लेकिन अब समझदार होने के बाद मैं जानता हूँ ये भी एक तरह की चोरी ही है, पूरी तरह से गैर कानूनी। पर कुछ लोग फिर भी इस हरकत से बाज नहीं आते। साल 2021 में नोटों से भरी एक ट्रक सैन डिएगो की सड़क पर एक फेडरल डिपॉजिट फैसिलिटी में पैसे जमा कराने के लिए जा रही थी, जब उसके साथ एक हादसा हो गया। ट्रक के पीछे वाला एक दरवाजा खुल गया और हजारों के नोट सड़क पर यूं ही उड़ने लगे, जैसे कि आप समझ गए होंगे। ट्रक के पीछे चल रही गाड़ियों के ड्राइवर्स का दिमाग खराब हो गया, ट्रैफिक एकदम से रुक गया और लोग अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर जितना हो सके जेब भर भर के नोट इकट्ठा करने लगे। कुछ लोगों ने तो नोटों की बारिश देखी और उसमें नहाते हुए देखे गए। तो ये थे वो लोग जिन्होंने उस दिन चोरी की थी। वैसे इन्हें क्या ही दोष दिया जाए। ऐसी एक घटना साल 2019 में अटलांटा में हुई थी। इंटरस्टेट हाईवे 285 पर एक ट्रक ने रफ्तार से दौड़ते हुए सड़क पर $1,75,000 उड़ा दिए। लोग जहां जहां जगह मिल रही थी गाड़ी रोककर पागलों की तरह ढेर सारे नोट बीनने में जुटे हुए थे। और उससे पहले ऐसी एक घटना साल 2018 में हुई थी। इस बार 6 लाख कैश लेकर इंटरस्टेट फ्रीवे नंबर 70 पर इंडियाना पुलिस में सफर कर रही एक ट्रक सड़क पर पूरी तरह से खाली होगी। आसपास रहने वाले लोग बाउंड्री लांघकर सड़क पर आ गए और नोट गिनने में मशगूल हो गए। वैसे मैं समझ सकता हूँ, सैकड़ों हजारों रुपए यूं ही सड़क पर उड़ते हुए देखकर भला किसका ईमान नहीं डगमगाएगा। मुफ्त का पैसा चीज ही ऐसी है जिसके आगे किसी का जोर नहीं चलता भाई। पर क्या ऐसा पैसा सचमुच मुफ्त का होता है? वो नोट किसी दुर्घटना के चलते ट्रक के बाहर गिरे थे। सारा का सारा पैसा किसी और का था। बता दें, कानून की नजर में ट्रक से गिरा हुआ पैसा उठाना वैसे ही जैसे खुद ट्रक का दरवाजा खोलकर उन नोटों को बैग में भर के ले जाना। जी हाँ, सड़क पर पड़े वो नोट उठाने में जुटे सभी लोग असल में चोरी का क्राइम कर रहे थे और उस पैसे पर उनका कोई हक नहीं था। तो जाहिर है कि उस पहली वाली क्लिप में भी लोग शायद इसी वजह से पैसे नहीं उठा रहे थे। जी नहीं, आमतौर पर सड़क पर पड़ा हुआ पैसा उठाना गैर कानूनी होता है जब तक कि आप ये साबित न कर दें कि आपने उसे उठाने से पहले उसके असली मालिक को ढूंढने की कोशिश की थी। आपको चोरी का आरोपी माना जाएगा, भले ही वो 5 का नोट क्यों ना हो। अगर आपको सड़क पर कोई नोट मिलता है तो कानून कहता है कि उठाने से पहले आपको पता लगाना चाहिए कि उसका असली मालिक आसपास है या नहीं। लेकिन अगर आप उसे उठा भी लेते हैं तो 5 के नोट के लिए कोई आप पर मुकदमा नहीं करने जा रहा। और अगर आप उसे रिपोर्ट करना चाहें तो इतने से पैसे के लिए कौन पुलिस स्टेशन जाए, घंटों इंतजार करे, 10 फॉर्म भरे और 5 के नोट थमाकर चलाए। वैसे भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पुलिस नोट के असली मालिक का पता लगाएगी। आम इंसानों की तरह वो भी इस नोट को अपना समझ के रख लेंगे। पर बात ऐसी है कि इस क्लिप में नजर आ रहे लोग जितना चाहे पैसा उठा सकते थे और वे किसी भी तरह का कानून ना तोड़ रहे होते। देखिए ना, वीडियो में कुछ लोग ट्रक में बैठकर नोटों की गड्डियां उठाते हुए चल रहे हैं। अब इसको कोई एक्सीडेंट कैसे बताएगा भाई? पर किसी ने आंख उठाकर उन नोटों की तरफ देखा तक नहीं। रुक जाओ, जिन लोगों को पैसे उठाने की मनाही थी वो तो जेबों में भर रहे थे और जिनको कोई रोक टोक नहीं थी वो पैसों की तरफ देख भी नहीं रहे थे। मेरा माथा चकरा जा रहा है। पर मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि ऐसा आखिर है क्यों। लेकिन उससे पहले हमें भविष्य में चलना होगा। माफ कीजिए, जुबान फिसल गई। उससे पहले हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की जर्मनी में चलना होगा। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, मेरी टाइम मशीन तभी काम करेगी जब आप अपने नीचे नजर आ रहे लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे। बदले में हमारी हर नई और दिलचस्प वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहेगा। सौदा बड़े फायदे का है। जी हाँ, मेरी मशीन काम करने लगी। वेरी गुड। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो हम प्रथम विश्व युद्ध के पहले की जर्मनी पहुंच चुके हैं। शुरू में कुछ चीजें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेंगी पर जल्दी ही सब कुछ समझ में आने लगेगा। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले जर्मनी गोल्ड स्टैंडर्ड नाम के एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट का हिस्सा हुआ करता था। इस एग्रीमेंट के तहत जर्मन करेंसी मार्क की वैल्यू इस बात पर तय होती थी कि उससे कितना सोना खरीदा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 1 पाउंड प्योर गोल्ड खरीदने के लिए आपको 1265 मार्क खर्च करने पड़ते, जो आज करीब $10,500 के बराबर है। इस सिस्टम में किसी देश की अर्थव्यवस्था में मौजूद कुल पैसों का एक तय प्रतिशत शुद्ध सोने के रूप में होना चाहिए, जिसके चलते सभी मेंबर कंट्रीज की मुद्राएं स्थिर रहा करती थी। नतीजा ये होता था कि अगर कोई देश नया पैसा छापना चाहे तो उसे ऐसा करने से पहले सोना भी खरीदना पड़ता था। यहाँ तक समझ में आ गया ना?
वेरी गुड। थ्योरी थी कि गोल्ड स्टैंडर्ड देशों को अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने से रोकता था और ऐसा करके अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखता था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बहुत सारे देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम पूरी तरह से हटा दिया ताकि वे नया सोना खरीदे बगैर जितने मन हो सके पैसे छाप कर युद्ध लड़ रही अपनी अपनी सेना में लगा ले। फिर आता है साल 1918 और जर्मनी जंग बुरी तरह से हार गया होता है। महंगाई के दौरान इतना बड़ा युद्ध लड़ने के लिए बेतहाशा नए नोटों की छपाई की गई थी, जिसकी वजह से जर्मनी अब भारी कर्जे में आ गया था। इसके अलावा जीतने वाले देशों ने युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए जर्मनी पर आज के हिसाब से $350 मिलियन का हर्जाना लगाया था। तो फिर जर्मनी ने इस कर्जे की भरपाई के लिए क्या क्या किया? जवाब आसान है, सरकार ने नोट पर नोट छापने शुरू कर दिए। अब यहाँ से मामला थोड़ा पेचीदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप बड़े नतीजों का सामना किए बगैर जितना अमन हो नए नोट नहीं छाप सकते। कोई भी करेंसी नोट मामूली कागज से ज्यादा कुछ नहीं होता और उसकी वैल्यू उसके बदले मिलने वाले सामान की वजह से होती है। अगर बाजार में ढेर सारा सामान मिल रहा है पर उसे खरीदने के लिए लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो उस सामान की वैल्यू कम हो जाती है और हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। इस दौरान इसको हम कहते हैं डिफ्लेशन, जब लगभग सभी चीजें सस्ती होने लगती हैं। वहीं अगर पैसा तो खूब सारा ऊपर खरीदने के लिए सामान ही ना मिले तो चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है और हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। इसे इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। जिस दौरान चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो एक बिस्किट खाकर खुद को ट्रीट दीजिए, आप डिजर्व करते हैं। अब मान लीजिए ब्रेड के एक लोफ की कीमत $1 है, लेकिन महंगाई हर साल 10% की दर से बढ़ रही है। एक साल बाद वही ब्रेड आपको $1.10 में मिलेगा और उसके अगले साल $1.21 में। लेकिन $1 के किसी नोट की वैल्यू अब भी $1 रहेगी, पर $1 में मिलने वाला सामान अब कम हो चुका है। देश में कोई भी भूखा ना रहे, सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ढेर सारे पैसों की जरूरत होती है। यानी ऊपर टॉप पर बैठे लोग बाजार में उपलब्ध पैसों की मात्रा लगातार घटाते बढ़ाते रहते हैं ताकि चीजों को बैलेंस बना रहे। लेकिन युद्ध के बाद जर्मनी में सरकार नोट के ढेर पर ढेर छापती चली गई, लेकिन उससे पैदा होने वाली डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामान नहीं प्रोड्यूस करा पाई। यानी अब बाजार में सामान के मुकाबले पैसे की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई थी कि पैसे की वैल्यू तेजी से घटने लगी। गजब की बात बताऊं, साल 1914 में जब जंग की शुरुआत हुई थी उस वक्त एक अमेरिकी डॉलर में 4.2 मार्क हुआ करते थे। 4 साल बाद युद्ध खत्म होते होते यह आंकड़ा दोगुने से ज्यादा बढ़कर 8.91 मार्क प्रति डॉलर पहुंच गया था। लेकिन 1923 आते आते जर्मन सरकार ने इतना पैसा छाप डाला कि $1 4.2 बिलियन मार्क के बराबर होने लगा। क्या सुन रहे हो आप? सच कह रहा हूं मैं। अब जर्मनी सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं बल्कि हाइपर इन्फ्लेशन की गिरफ्त में आ चुका था, जो एक ऐसी हालत है जब महंगाई 1000% सालाना की दर से बढ़ने लगती है। जर्मनी की बात करें तो उस वक्त महंगाई का आंकड़ा 3 लाख% प्रति महीने तक पहुंच चुका था। कामगारों को पगार में इतने सारे नोट मिलने लगे कि उन्हें दिन में 3 बार तनख्वाह दी जाती थी। ये सब क्रेडिट कार्ड वगैरह आने से बहुत पहले की बात है। लोगों तनख्वाह बड़े बड़े खेलों में भरकर दी जाती थी। वैसे तो ये तस्वीर साल 1909 में एक जर्मन बैंक में ली गई थी, पर ये एकदम सटीक तरह से दिखाती है कि हाइपर इन्फ्लेशन ग्रसित जर्मनी में लोग अपनी पगार कैसे लाद कर ले जाते रहे होंगे। शॉपिंग जाने पर उन्हें दुकान के अंदर घुसने से पहले नोटों से लदी हुई कार्ट को वहीं बाहर छोड़कर जाना पड़ता था। अगर कोई चोरी करना चाहता भी तो सिर्फ कार्ट ही ले जाता, नोटों को वहीं सड़क पर छोड़ जाता। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ढेर सारे नोटों को इकट्ठा करके आग लगा दी जाती थी, क्योंकि अब ये नोट फालतू की जगह घेरने के अलावा दूसरे कोई काम नहीं आ रहे थे। अब लोगों के पास इतने सारे नोट आ गए थे कि किसी को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कौन सी चीज कितने की मिलती है। साल 1922 में ब्रेड का एक लोफ 3 मार्क का मिलता था। जनवरी 1923 आते आते इसकी कीमत 700 मार्क हो गई थी और वहां से ऊपर ही उठती जा रही थी। मई में 12,000, जुलाई में 1 लाख, सितंबर में 30 लाख, अक्टूबर में 67 करोड़ और नवंबर में एक लोफ ब्रेड की कीमत 8,000 करोड़ मार्क हो गई थी। हे भगवान, यानी एक ब्रेड खरीदने के लिए 10 मार्क के इतने सारे नोटों की जरूरत पड़ती कि अगर आप उन्हें आपस में चिपका भी दें तो ये धरती से चांद तक वापस आ जाएं। ओहो, फिर चांद के आधे रास्ते तक पहुंच जाएं। महज 3 साल में 10 मार्क के नोट की वैल्यू ब्रेड के एक लोफ से घटकर उसके महज कुछ टुकड़ों के बराबर भी नहीं बची। अब हर कोई अरबपति था पर उसके कोई भी मायने नहीं थे। नोट अब इतने बेकार हो गए थे कि उन्हें पैसों के अलावा किसी भी दूसरे काम में ले आना ज्यादा फायदेमंद नहीं रहता। बैंक नोट अब वॉलपेपर से भी सस्ते हो गए थे, आग जलाने के लिए बढ़िया काम आते थे और खिलौनों की जगह बच्चों को नोट से खेलने के लिए दिए जाने लगा। लोग उन्हें लीगो के पीसेस की तरह आपस में जोड़ लेते थे और लाखों मार्क नोट काट कर पतंग बनाया करते थे। नोटों की गिरती हुई वैल्यू का सामना करने के लिए बड़े से बड़ा नोट छापे जाने लगा, जिसके चलते छोटे नोट पूरी तरह से बेकार होने लगे। नवंबर 2023 आते आते जर्मनी की अर्थव्यवस्था में कुल 400 बिलियन ट्रिलियन मार्क घूम रहे थे। ये कहना गलत नहीं है कि जर्मनी अब पूरी तरह से खत्म और बर्बाद होने की कगार पर खड़ा था। फिर भी एक बंदा आगे आया और चमत्कारिक ढंग से इस विकट समस्या को हल कर गया। एंट्री होती है गुस्ताव स्ट्रेसमैन की। बेहद मातबर सा देखने वाला ये शख्स अगस्त 1923 में जर्मन सरकार का अध्यक्ष या चांसलर बना। समस्या के अपने सबसे गंभीर रूप में आने से ठीक पहले जर्मन सरकार युद्ध के बाद लागू किए गए कर्जे का भुगतान करने में सफल हो रही थी। सो गुस्ताव ने पेमेंट के टर्म्स को फिर से नेगोशिएट करवाकर थोड़ा और समय मांगा, जिससे सरकार को भारी भरकम वित्तीय घाटे को कम करने के लिए थोड़ा सा मौका मिले। पर गुस्ताव
बताओ। इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने रॉयल मार्क नाम की एक करेंसी भी जारी की। 1 ट्रिलियन पुराने मार्क के वैल्यू के बराबर थी। जी हाँ, लेकिन यूरोप में बिलियन का वही मतलब होता है जो अमेरिका में ट्रिलियन का है। कंफ्यूजिंग है, पर दोनों में जीरो की संख्या सेम है। साथ ही उन्होंने नए नोट छापने से जुड़ी एक नई पॉलिसी भी लागू की। मर्जी के मुताबिक नोट छापने के बजाय गुस्ताव ने नियम बनाया कि अब केवल उतने ही नोट छापे जाएंगे जितना कि देश की अर्थव्यवस्था की असल कीमत हो। इन सब बदलावों के चलते हाइपर इन्फ्लेशन महज 3 महीने में काबू में आने लगा। क्या बंदा है भाई। इनफैक्ट 1923 से 1929 तक के पीरियड को इकोनॉमी में होने वाली जबरदस्त बूम के कारण जर्मनी का गोल्ड पीरियड कहा जाता है। और गोल्ड पीरियड के बाद क्या हो गया, वेल उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत में दिखाई गई वीडियो क्लिप पर वापस चलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों सड़कों पर इतना सारा पैसा पड़ा होने के बावजूद लोग इन नोटों की तरफ देख भी नहीं रहे। जी हाँ, हाइपर इन्फ्लेमेशन के चलते। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। ये 100 साल पहले का कोई यूरोपियन देश नहीं बल्कि वेनेजुएला का सीन है, वो भी साल 2021 में। वेनेजुएला सन 1983 से लेकर अब तक लगातार भीषण महंगाई की मार झेलता आ रहा है। साल 2014 तक 69% के आंकड़े के साथ वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई वाला देश बन गया, जिसके चलते ये नंबर उतना मजेदार नहीं लग रहा। उसके बाद से वहां की महंगाई अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। सेंट्रल बैंक ऑफ वेनेजुएला से एस्टीमेट के मुताबिक साल 2016 से लेकर अप्रैल 2019 के बीच देश में ब्याज दरों में 50 मिलियन % की बढ़ोतरी हुई। पर हालात तो अभी और भी ज्यादा बुरे होने वाले थे भाई। करीब 100 साल पहले जर्मनी में आए ऐसे आर्थिक संकट में उलट वेनेजुएला की इस आर्थिक प्रलय के लिए ज्यादातर सरकार का निकम्मापन जिम्मेदार था। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार मौजूद हैं, जो लगभग 13 ट्रिलियन गैलन के बराबर है। ये तेल इतना ज्यादा है कि अगर उसे पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी नील में बहा जाए तो उसे पूरा बहाने में 39 साल लग जाएंगे। मगरमच्छों की तो कई पुश्तें तेल से गाली हो जाएंगी। इस नेचुरल रिसोर्स का फायदा उठाने के लिए सरकार ने अर्थव्यवस्था की प्रोडक्शन क्षमता का एक बड़ा हिस्सा तेल बनाने में लगा दिया। और बड़े से मेरा मतलब है बहुत बड़ा। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट वेनेजुएला के कुल एक्सपोर्ट के 99% के बराबर और वेनेजुएला की कुल कमाई का 25% तेल से आता है। कभी सुना है अपने इतने सारे पैसे कभी एक ही जेब में नहीं रखने चाहिए? वेनेजुएला वाले भी ऐसी ही गलती कर रहे थे। पेट्रोल के दाम ऊपर जाते ही वेनेजुएला वालों की मौत शुरू हो गई, लेकिन जब तेल की कीमत ज्यादा नीचे जाती है तो हालात खराब होने लगते हैं। और सन 2014 में ठीक वैसा ही हुआ। 2000 के दशक में तेल की कीमतें $50 प्रति बैरल से 100 प्रति बैरल तक जाते हुए लगभग दोगुनी हो गई। इस दौरान चाइना जैसे बड़े देश तेल की जबरदस्त मात्रा की खपत कर रहे थे और युद्ध के चलते एक दूसरे के बड़े उत्पादक इराक में उत्पादन ना के बराबर हो रहा था। याद है ना, चीजों की मात्रा घटती तो उनका दाम ऊपर जाने लगता है। लेकिन 2014 के अंत तक यूरोप, एशिया, यूनाइटेड स्टेट में तेल की डिमांड कम होने लगी, क्योंकि अब वे एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ बढ़ने लगे थे। जल्दी तेल का ये प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा लगने लगा, क्योंकि बाजार में खरीदारी नहीं थी। इन कारणों के चलते तेल की कीमतों में भारी गिरावट आने लगी। भारी गिरावट साल 2016 तक बैरल की कीमत $30 तक पहुंच गई। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि भविष्य में कुछ भी पक्का नहीं रहता। खैर, मैं कौन होता हूँ ज्ञान देने वाला। कोई भी देश अपनी आमदनी का 25% हिस्सा गंवाना नहीं चाहता। पर क्या इस बात से महंगाई की दरों पर कोई खास फर्क पड़ता है? नहीं। पर क्या एक ऐसे भ्रष्ट नेता से फर्क पड़ता है जिसने इतने सारे ऑयल एक्सपर्ट्स को हटाकर अपने लोगों को रख दिया? बिल्कुल पड़ता है फर्क। साल 1999 में जब ह्यूगो शावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। महज 3 साल के बाद 2002 में शावेज ने सरकारी तेल कंपनी PVDSA के सभी अधिकारियों को लाइव टेलीविजन पर बेइज्जत करते हुए बर्खास्त कर दिया और उन सभी की जगह अपने राजनीतिक सहयोगियों को रख लिया। लेकिन ये नौसखी तेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और कंपनियां महज वफादारी से नहीं चलती। शावेज के सत्ता और प्रभाव में आने से अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंच रहा था और सन 2013 में शावेज की मृत्यु होने तक तेल का उत्पादन लगातार कम हो रहा था। जाहिर है उसके बाद चीजें ठीक होने लगी होंगी। काश कि ऐसा ही होता। उसके बाद राष्ट्रपति बने निकोलस मडूरो और उनके काल में हालात और भी खराब होने लगे। तेल की लगातार कम होती कीमतों के बावजूद मडूरो ने सरकारी खर्चे कम करने के लिए कुछ नहीं किया और न ही तेल उद्योग से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने की कोशिश की। कुछ करने के बजाय राष्ट्रपति महोदय नए नोटों के ढेर छपाने में जुट गए। कुछ सुना सुना हुआ लग रहा है ना? जाहिर है बिना हैसियत के पैसा छापा जाएगा तो दिक्कतें पैदा होंगी। जैसे जैसे मडूरो नए नोट छापते गए, वेनेजुएला की करेंसी बोलीवार की वैल्यू उतनी तेजी से लड़खड़ाकर नीचे धरातल तक आने लगी। फरवरी 2016 तक $1 1000 वेनेजुएलान बोलीवार के बराबर हुआ करता था, जो खुद अपने आप में एक खराब एक्सचेंज रेट था। लेकिन अगस्त 2018 आते आते $1 59 लाख बोलीवार के बराबर हो चुका था। हद है यार।
सोवरीन बोलीवार की लगातार गिरती हुई वैल्यू से निपटने के लिए सरकार ने स्ट्रेसिमेन के कदमों पर चलते हुए बाजार में सोवरीन बोलीवार नाम की एक नई करेंसी उतारी। ये नया बोलीवार 1 लाख पुराने बोलीवार के बराबर हुआ करता था, जिसके चलते एक्सचेंज रेट घटकर 59 सोवरीन बोलीवार प्रति डॉलर तक आ गई। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में व्याप्त गड़बड़ियों को सुधारने के लिए कुछ वास्तविक कदम नहीं उठाए गए तो ये नई करेंसी बनाना महज पेपर पर लिखे कुछ नंबर बदलने जैसा ही है। अगर नया नोट भी पहले की तरह बेतहाशा छापा जाता रहा तो उसकी वैल्यू भी जल्दी गिर जाएगी और वेनेजुएला में ठीक वैसा ही हुआ। अगस्त 2021 आते आते सोवरीन बोलीवार की वैल्यू 42 लाख प्रति डॉलर तक गिर चुकी थी। अगर ये पैसे भी पेड़ पर उग रहे होते ना तो वेनेजुएला वाले उनकी तरफ आंख उठाकर देखते तक नहीं। जर्मनी की तरह वेनेजुएला में भी अब अपने पास कैश मेंटेन करना एक असंभव सा काम बन चुका था। महज ब्रेड का एक लोफ खरीदने के लिए आपको 10 लाख बोलीवार के 7 नोट देने पड़ते और सबसे ज्यादा वैल्यू का नोट होने के कारण वे जल्दी किसी के हाथ भी नहीं लगते थे। इससे निपटने के लिए अक्टूबर 2021 में करेंसी के पीछे से 6 जीरो हटा दिए गए। अब 1 मिलियन या 10 लाख बोलीवार सिर्फ 1 बोलीवार होने लगा, जो कि डॉलर के चौथाई हिस्से या 25 सेंट से भी कम था। लेकिन इन सब कदमों का नतीजा बस यही होता कि लोग अपने पुराने नोट बदलकर नए नोट ले लेते। उसके बाद उन बड़े नोटों की वैल्यू भी धीरे धीरे गिर जाती, फिर उससे भी बड़े नोट छापने पड़ते। बार बार यही होता, मानो कोई चक्र सा हो। यही कारण है कि नोटों का अंबार इस तरह से सड़कों पर कूड़े की तरह पड़ा हुआ है। आप जितना चाहें इनको उठा सकते हैं, पर याद रहे ये दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी है, तो टाइम बर्बाद करने में भला क्या फायदा है। इससे ज्यादा फायदा तो रहेगा सड़क पर सीधे चलते जाना। बाप रे, मैं तो समझा कर थक गया हूँ। मुझे थोड़ा लेट कर आराम करना चाहिए ना। लेकिन हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपको ऐसा होने का कारण तो पता चल गया, पर ये नहीं पता कि वो कारण असल में उत्पन्न कैसे हुए। इस जबरदस्त महंगाई ने दसियों लाख लोगों का जीवन आहत कर दिया। इनफैक्ट साल 2015 से लेकर अब तक लगभग 7 लाख वेनेजुएलन नागरिक वित्तीय संकट की मुश्किलों से बचने के लिए अपने देश छोड़कर कहीं और भाग चुके हैं। यानी कि हर 5वां शख्स। ये लैटिन अमेरिकी लोगों के विस्थापित होने के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मामला है। जो भाग निकले वो तो समझो लकी थे, क्योंकि वेनेजुएला में बचे हुए लोगों का 90% हिस्सा अभी भारी गरीबी में जी रहा है। ये आधे वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि महंगाई के चलते जब दाम बढ़ जाते हैं तो $1 $1 के बराबर ही रह जाता है। सो जबरदस्त महंगाई ने लगभग सभी की जिंदगी पर जो भी बचत थी उसको मिट्टी बना दिया। इमेजिन कीजिए कि आप अगले 10 सालों तक मेहनत करके 50,000 रुपए बचाते हैं, लेकिन 10 सालों बाद महंगाई इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है कि अब उस 50,000 में आप ब्रेड का एक लोफ भी नहीं खरीद सकते। यानी कि अब नोट को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जी हाँ, वेनेजुएला वालों के लिए नोट को रुपए के बजाय अपना पिछवाड़ा साफ करने के लिए इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। 2015-16 के बीच देश में रहने वाले 75% लोगों का वजन 20 पाउंड घट गया। अगर आप खाना खरीदने की हैसियत भी रखते थे तो भी गारंटी नहीं थी कि आपको खाना मिल जाएगा। सरकार की बुरी नीतियों के चलते पूरे के पूरे बाजार खाली हो गए, जिसकी वजह से बहुत से वेनेजुएला वासियों को कचरे वगैरह से खाने की चीजें बीन बीन कर गुजारा करना पड़ता था। ये सब बेचारे बेकसूर लोग, जिन्हें सरकार की गड़बड़ नीतियों के चलते खुद को जिंदा रखने के लिए कचरे और यहाँ तक कि नोटों के ढेर खंगालने पड़ रहे हैं। बहुत ही दुखदायी है। और मडूरो सरकार का रिस्पांस ऐसा रहा जो घाव पर नमक छिड़कने के बराबर था। लोगों की मदद करने के लिए सरकार संकट के दौरान उन्हें मुफ्त का खाना और दवाएं मुहैया करा रही थी, पर हकीकत ये थी कि वो सब सचमुच मुफ्त में नहीं था। ये सारी मदद देने वालों को चुनावी रैलियों में जाकर मडूरो सरकार के लिए अपना सपोर्ट दिखाना पड़ रहा था और सरकारी नीतियों का समर्थन करना पड़ रहा था। सचमुच ये आदमी इंसानियत के नाम पर एकदम से कलंक है मेरे भाई। मडूरो और बोलीवार द्वारा मचाई गई इस तबाही से खुद को बचाने के लिए बहुत से लोगों ने एक बढ़िया तरीका अपनाया। अब वे अपना पैसा बोलीवार के रूप में रखेंगे ही नहीं। जिन लोगों को अपना पैसा अमेरिकी डॉलर या कोलंबियन पैसा जैसी स्थिर करेंसी में बदलने का मौका मिल पाया, वे जबरदस्त महंगाई की इस भीषण मार के भयानक नतीजे झेलने से कुछ हद तक बच गए। लेकिन इससे बोलीवार की मांग में और गिरावट आई, जिससे उसकी वैल्यू और कम हो गई। बदले में सरकार ने US डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया। थियरी के हिसाब से इस कदम के बाद बोलीवार की वैल्यू में और कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए थी, पर इस कदम के चलते लोगों को अपना बोलीवार दूसरी करेंसी से बदलने में बड़ी दिक्कत होने लगी, क्योंकि कोई भी अपने पास बोलीवार रखना ही नहीं चाहता था। पर यह उपाय भी काम नहीं आया, क्योंकि जल्दी ही लोगों ने अपनी करेंसी बदलने के लिए काले बाजार का रुख अपना लिया। चूंकि अमेरिकी डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसलिए काले बाजार में ऑफिशियल एक्सचेंज रेट भी बढ़ चढ़कर चार्ज किया जाता था, जिसके चलते बोलीवार की कीमत और नीचे जाने लगी। जो लोग अपने बोलीवार करेंसी मार्केट में नहीं बदल पाए, वे उन नोटों के सामान बनाकर उन्हें ऑनलाइन बेचने लगे ताकि कुछ पैसे कमा सकें। हैरत की बात है कि ये नोट पैसे के मुकाबले दूसरी चीजों की तरह इस्तेमाल होने पर ज्यादा कीमती साबित हो रहे थे। क्या आपने गौर किया कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे ये संकट बीत चुका है? ऐसा इसलिए क्योंकि वेनेजुएला की करेंसी ने चमत्कारिक रूप से पता नहीं कैसे बेहद अच्छा खासा सुधार कर लिया है और फिलहाल मौजूदा एक्सचेंज रेट 24 बोलीवार का $1 चल रहा है। जाहिर है हर कोई मानेगा कि ये $1 में 59 लाख बोलीवार के रेट से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। पर ऐसा नहीं है कि करेंसी में होने वाले सुधार के लिए किसी वे लालची और स्वार्थी नेता या अधिकारी जिम्मेदार हैं, बल्कि ऐसा
इसलिए हुआ क्योंकि तेल की कीमतें फिर से बढ़कर $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं और अब वेनेजुएला गोल्ड, रम और कोको जैसे अपने दूसरे उद्योगों को भी विकसित कर रहा है। एक के बजाय अलग अलग उद्योगों में निवेश करने से वेनेजुएला को बहुत फायदा हुआ और देश की अर्थव्यवस्था ने साल 2021 में 7 सालों में पहली बार बढ़ोतरी दर्ज की। क्या बात है! गरीबी की जिंदगी जीने वाले 90% वेनेजुएला वासियों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। पर अफसोस कि देश का वित्तीय घाटा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। जब तक वेनेजुएला शासन प्रशासन का अंदाज नहीं बदल जाएगा तब तक देश पर इस तरह का वित्तीय संकट आने का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। और बात सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है, दुनिया भर में भ्रष्ट प्रशासन और अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए आम नागरिकों की जिंदगी हमेशा से बर्बाद करते चले आ रहे हैं। ब्राजील के सड़क पर रखे नोटों के इस बड़े से ढेर पर जरा एक नजर डालिए। ये किसी हाइपर इन्फ्लेशन के चलते नहीं, बल्कि ये सीन देश की पुलिस द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों और पॉलिटिशियंस से जब्त किए गए $400 करोड़ का है। असल में ये एक मूवी का प्रोमो है और ये नोट असली नहीं है, पर मूवी के पीछे कहानी ब्राजील के सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की कहानी पर आधारित है। ये देखने भले ही चौंकाने वाला लग रहा है, पर दूसरी जगहों पर मामला और ज्यादा खराब भी है मेरे भाई। दुनिया भर में सत्ता और ताकत की पोजीशन पर बैठे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा चुके हैं। जैसे कि साल 2022 में स्विस माइनिंग कॉर्पोरेशन ग्लेनकोर को भ्रष्टाचार के खजाने के तौर पर $150 करोड़ भरने पड़े थे। ये पैसा इतना ज्यादा है कि अगर $100 के नोटों का ढेर बनाकर रख दिया जाए ना तो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि वॉल स्ट्रीट पर साल 2012 में होने वाले एक प्रोटेस्ट आर्ट प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी द्वारा दर्शाया गया था। सीरिया से लेकर उत्तर कोरिया तक सरकारें अपने राजनीतिक फायदे के लिए नागरिकों की जिंदगी नर्क बनाती चली आ रही हैं और इन जगहों पर तो मामला कहीं ज्यादा सीरियस है भाई। पर ऐसा नहीं है कि सारी की सारी दुनिया बोली है। अगर आप डेनमार्क, न्यूजीलैंड या फिनलैंड जैसे देशों में रहते हैं तो खुद को खुशकिस्मत समझिए, क्योंकि आप दुनिया के कुछ सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में रहते हैं। लेकिन एक पल निकाल कर उन जरा बेचारों के बारे में सोचिए जो आप जितने खुशकिस्मत नहीं है। खैर जो भी हो, वेनेजुएला के आम नागरिकों की हिम्मत की दाद देनी होगी। उन बेचारों ने इतना भारी वित्तीय संकट झेला और उस वक्त को गुजार दिया। आज के लिए बस इतना ही। ये घटना मुझे सच में बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली लगी है। इस कहानी की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।